तो हम पिछली क्लास में न्यूटन्स लॉ डिस्कस कर रहे थे, उस पर एक प्रॉब्लम मैं और डिस्कस कर रहा हूँ। इस तरह से दो इंक्लाइंड सरफेसेस के बीच में एक स्फीयर है। अब मुझे इस स्फीयर पर लगने वाले फोर्सेस कैलकुलेट करने कितने क्या होंगे, तो इस स्फीयर पर लगने वाले फोर्स कैलकुलेट करना है। आप देखो ये बताओ ये स्फीयर कितनी जगह कांटेक्ट में है, जितनी जगह कांटेक्ट में उतने नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे। तो यहाँ पर ये स्फीयर एक तो इस वाली इंक्लाइंड सरफेस से कांटेक्ट में है, तो यहाँ वाला नॉर्मल रिएक्शन एज्यूम कर लेता हूँ N1, और एक इस इंक्लाइंड प्लेन के कांटेक्ट में है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। दो नॉर्मल रिएक्शन है, तो हमें इस क्वेश्चन में इन दोनों नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो भी इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के पहले हम ये ऑब्जर्व करें कि ये ब्लॉक अगर चलेगा तो किधर चलेगा, मींस इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर होगा, ये स्फीयर किधर जा सकता है। तो देखिए स्फीयर जो है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे जाने की टेंडेंसी रखेगा, लेकिन इन दोनों इंक्लाइंड प्लेन के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा, तो ये ब्लॉक नीचे नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम का मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो के बराबर। तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है और इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी। अब इस पर न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए इसका फ्रीक्वेंट डायग्राम बनाएं। तो देखिए सबसे पहले फ्रीक्वेंट डायग्राम में हमने ये स्फीयर बनाया, और स्फीयर पर ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा नीचे लगेगा ना, mg। ग्रेविटेशन फोर्स इस स्फीयर पे नीचे की तरफ एक्सर्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ ये वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है नीचे वाला, ये नॉर्मल रिएक्शन इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन जो है पुशिंग फोर्स है, तो इंक्लाइंड प्लेन इसको पुश करेगा, स्फीयर को तो ऊपर की तरफ पुश करेगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्सर्ट होगा, N2 नॉर्मल रिएक्शन इधर एक्सर्ट होगा। अब ये वाला इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है, इन दो लाइनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो ये जो दो लाइनें हैं, एक नॉर्मल वाली और एक mg वाली, ये दोनों लाइनें इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री के बराबर होगा। जो मैंने पिछली क्लासेस में आपको ट्रायंगल याद रखने के लिए कहा था, उससे हमने रिजल्ट लिखा। अब यहाँ वाला नॉर्मल रिएक्शन जो है इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब नॉर्मल पुशिंग फोर्स होता है, तो ये वाला इंक्लाइंड प्लेन स्फीयर को पुश करेगा, तो नीचे की तरफ पुश करेगा, तो ये नीचे की तरफ इस तरह से पुश करेगा इसको, तो N2 नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ होगा। अब देखिए ये वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल 30 डिग्री है, ये रिजल्टेंट टोटल एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो इस सेकंड वाले इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 डिग्री है, तो इसके नॉर्मल का भी वर्टिकल से एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। तो ये हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हमें न्यूटन्स लॉ लगाना है। तो न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए हम सारे फोर्सेस को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे ना। अब दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन से चूज करें, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डायरेक्शन। अब इन दो डायरेक्शन में हम सारे फोर्सेस के कंपोनेंट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले N2 का कंपोनेंट करूं तो इस लाइन के साथ एंगल है, तो इधर cos में आएगा, N2 cos 60 डिग्री। क्लियर, N2 का कंपोनेंट इधर आ जाएगा यह है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा साइन वाला कंपोनेंट, तो साइन में लिख देंगे। क्लियर हुआ। अब N1 के कंपोनेंट करें। देखो इन दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, mg तो पहले से ही वर्टिकल है, इसके कंपोनेंट नहीं करने, लेकिन ये ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो इसके कंपोनेंट करने होंगे। और ये वाला N2 भी ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो इसके भी कंपोनेंट करने होंगे। अब इस लाइन के साथ एंगल है, तो इधर cos में आएगा, N2 cos 30 डिग्री, और इधर आ जाएगा साइन में, N2 sin 30 डिग्री। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अब न्यूटन्स लॉ लगाकर। तो देखिए न्यूटन्स लॉ कैसे लगाएंगे हम। तो इस पर मैं न्यूटन्स लॉ पहले x डायरेक्शन में लगाता हूं। तो x डायरेक्शन में इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो N2 sin 60, ये N2 sin 60 लग रहा है, और एक इधर लग रहा है, ये दोनों N2 कैसे हो सकते हैं, हमने कौन सा N1 N2 माना था, इनमें से एक फोर्स N1 है, या तो हम इसको N1 कंसीडर कर लेते हैं।
अब ये n1 है तो ये भी n1 होगा और ये भी n1 होगा। ठीक है, तो ये n1 है, n1 sin 60 और ये इधर की तरफ n2 sin 30। अब देखिए ये दोनों फोर्स हमारे पास आया है तो बस दो ही फोर्स लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, और हॉरिजॉन्टल में हर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने के लिए इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो इक्वेशन क्या आ गई, n1 sin 60 इज इक्वल टू n2 sin 30 डिग्री। ठीक है, इससे ये लिख सकते हैं n1√3 इज इक्वल टू n2। एक इक्वेशन हमने ये बना ली हॉरिजॉन्टल में न्यूटन्स लॉ लगाकर, दूसरी वर्टिकल में लगाए। अब वर्टिकल में क्या है, इसी तरह से इक्वेशन लगाएंगे, दोनों नीचे लग रहे हैं ना, तो इन दोनों का सम जो ऊपर अकेला फोर्स है उसके बराबर होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी वर्टिकल में, n2 cos 30 इज इक्वल टू n1 cos 60 प्लस mg के बराबर। अब यहां से n1 n2 में एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व करके हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन करना, इसको नोट। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये है, ये तीन ब्लॉक इस तरह से रखे हुए हैं और इनका एक्सेलरेशन हमें निकालना है क्या होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, अब ये बताओ अगर हम इस तरह से यहां से एक फोर्स लगा रहे हैं तो ये m1 ब्लॉक किधर चलेगा, m1 ब्लॉक किधर चलेगा, तो m1 का हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना है कि m1 अगर चलता है तो किधर चलेगा, उसका एक्सेलरेशन किधर होगा। तो अगर हम यहां से ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये m1 ब्लॉक इधर चलेगा ना, मान लो इसका एक्सेलरेशन है, और अगर m1 इधर चला, ये दोनों कांटेक्ट में रहने का मतलब है ये दोनों हमेशा साथ साथ चलेंगे, तो ये तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा, अलग अलग हो ही नहीं सकता। तीनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो ये साथ रहने की कंडीशन है इनकी कि हमेशा साथ चलेंगे, तो तीनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा। अब इसमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। न्यूटन्स लॉ किस पे लगाएं, तीनों को सिस्टम मान लें, तीनों ब्लॉक को हमने सिस्टम माना, तीनों को एक सिंगल ब्लॉक मान लेते हैं, तीनों का एक्सेलरेशन बराबर है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3। अब तीनों को सिस्टम माना तो इस सिस्टम से पर हम न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन सिस्टम ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m3 along, इन तीनों के सिस्टम पर along horizontal direction, इन तीनों के सिस्टम पर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तीनों को एक सिंगल ब्लॉक मानकर उस सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो अब इस पर तीनों के सिस्टम पर न्यूटन्स लॉ लगाना है और वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो केवल हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स कंसीडर करेंगे। अब जैसे वर्टिकल में mg लगता है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, एक नॉर्मल ऊपर लगेगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो एक एक्सटर्नल फोर्स यहां से लगेगा F, उसको कंसीडर करेंगे, और इसका एक्सेलरेशन इधर है a मान लिया। अब देखो इसके अलावा यहाँ m1 m2 के बीच भी कांटेक्ट फोर्स होगा, जैसे ये नॉर्मल माना m1, m2 और m3 के बीच में कांटेक्ट होगा, ये माना n2 के बराबर। तो n1 n2 जो है ये आपस में लग रहे हैं, m1 m2 पे लगा रहा है, m2 m1 पर। जब मैंने इनको सिस्टम मान लिया तो ये n1 और n2 इंटरनल फोर्स हो गए, n1 n2 क्या हो गए, इंटरनल फोर्स, और न्यूटन्स लॉ में हम केवल एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर करते हैं। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से कोई चीज फोर्स लगा है, अगर ये m1 m2 पे लगा रहा है या m2 m1 पे लगा रहा है तो यह वाला फोर्स इंटरनल फोर्स है। और न्यूटन्स लॉ या फ्री बॉडी डायग्राम में हम इंटरनल फोर्स नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तो केवल एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल में एक ही लग रहा है। अब न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या होती है, रिजल्टेंट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर ये सिंगल फोर्स लग रहा है तो यही रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट की जगह तो F आ जाएगा, और मास जिस पर हम न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, तो तीनों के सिस्टम पे लगा रहे हैं ना, तो तीनों के सिस्टम का मास आएगा इनटू एक्सेलरेशन। यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3।
ये अपना आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, में हमें n1 n2 की कैलकुलेट करना है। क्या होगा, निकालें इसको n1 n2 की वैल्यू। अब देखिए n1 n2, n1 का मतलब क्या है, इस वर्टिकल साइड जो कॉमन है ना इनकी, m1 और n2 की, इनके बीच लगने वाला नॉर्मल, और ऐसे ही n2 यहां पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है। अब इस नॉर्मल की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए देखो, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड ये है। जैसे मान लो मुझे n2 निकालना है, सबसे पहले n2 को निकालना समझा रहा हूं, तो पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए n2 पर निकालना है ना, तो इस m3 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन m3। m3 पे न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए m3 का, तो इसका एक्सेलरेशन a इधर है, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है हॉरिजॉन्टल में, और वो एक्सेलरेशन कितना है ये हमने ये निकाल लिया। अब बताओ इस m3 पर बाहर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है। जब m3 को सिस्टम मानूंगा तो m3 m2 के कांटेक्ट में है ना, तो यहाँ m2 m3 पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जो m2 है। अब अगर m2 को धक्का मारना है, पुश करना है m3 को, तो पुशिंग फोर्स इधर लगाएगा ना। देखो अब कॉमन सरफेस यहाँ पर m2 और m3 की कॉमन कांटेक्ट सरफेस है, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो ये जो n2 वाला नॉर्मल रिएक्शन है, इस वाली लाइन के अलोंग लगेगा। अब ये पुशिंग फोर्स है, m2 को अगर m3 को धक्का दे रहा है तो उधर की तरफ देगा, तो यहाँ इसका डायरेक्शन क्या आएगा, n2 का राइट हैंड साइड आएगा इस तरह से, ये पुश करेगा इधर की तरफ। तो n2 जो m2 ब्लॉक यहाँ जुड़ा हुआ है वो इसको धक्का मारेगा आगे की तरफ, तो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है इसके कारण। अब इस पर न्यूटन्स लॉ लगाएं तो क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए इस पर न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो एक सिंगल फोर्स है, सिंगल फोर्स इसके मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो n2 बराबर क्या आ जाएगा, m3 इनटू a के बराबर। ये अपना आंसर। क्लियर हुआ। अब देखो इसके बाद इस n2 की वैल्यू को निकालने का एक और मेथड था। n2 की वैल्यू को निकालने के लिए अभी मैंने न्यूटन्स लॉ लगाया m3 पर, हम चाहते तो न्यूटन्स लॉ m1 प्लस m2 के सिस्टम पे लगाकर भी आंसर निकाल सकते थे। देखो किस तरह से, अब मैं अगर सिस्टम इसको मानता हूं m1 प्लस m2 को, तो इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स F इधर लग रहा है और एक इधर नॉर्मल लग रहा है, n2 जो हमें निकालना है, और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। अब इस पर न्यूटन्स लॉ लगाऊंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, F माइनस n2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू एक्सेलरेशन A। अब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी हमारे पास, उसको यहां रखकर सॉल्व करोगे तो F की वैल्यू वही आ जाएगी जो इस इक्वेशन से आएगी, सॉरी n2 की वैल्यू। तो n2 की वैल्यू दोनों सिचुएशन में सेम आएगी, इस मेथड से निकालो या इससे, लेकिन मेरी एडवाइस है इस मेथड से निकालो, क्योंकि इसमें एक ही फोर्स है और इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, तो दो को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एक के कंपैरिजन में। तो इस तरह से हम n2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मुझे मान लो यहाँ वाला फोर्स n1 निकालना है, तो n1 निकालने के लिए किस पर न्यूटन्स लॉ लगाएं, जो सबसे आसान हो वो काम करे। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे मान लो मुझे यहाँ n2 निकालना है, तो मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, n1 निकालना है ना, तो m2 प्लस m3 पर ये एक्सेलरेशन है इधर, m2 और m3 पर मैंने एक्सेलरेशन m दिया। अब इस पर तो सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में m1 फोर्स लगाएगा और m1 इधर की तरफ n1 फोर्स एक्सर्ट करेगा।
ये इसका फ्रीबॉडी डायग्राम। अब ये सिंगल फोर्स है तो यही रिजल्टेंट है जो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो n1 कितना आ जाएगा, m2 प्लस m3 इनटू a। ये अपना इस पार्ट का आंसर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो ब्लॉक हैं, इस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स इधर से लगाया तो इसका सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाले। अब फोर्स इधर लगाएंगे तो ये इधर एक्सेलरेट होगा ना, अब ये इधर एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक सिस्टम मान लें, m1 और m2 को सिस्टम मानकर पहले एक्सेलरेशन निकालें तो इन दोनों का टोटल मास कितना हो गया 5 kg। और इस पर बाहर से एक फोर्स इधर लग रहा है 15 न्यूटन और सिंगल फोर्स लग रहा है बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है। तो इसका एक्सेलरेशन इधर एक, कब एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स 15 न्यूटन, मास 5, तो आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें इस 2 kg और 3 के बीच लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन निकालना, फोर्स निकालना। अब 2 kg और 3 kg आपस में यहाँ जुड़े हुए हैं, कांटेक्ट में हैं, तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और वो नॉर्मली लगाएंगे, उस फोर्स का नाम नॉर्मल होगा। तो सेकंड पार्ट में हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है जो 2 और 3 kg के बीच होगा। अब इसको निकालने के लिए, नॉर्मल को निकालने के लिए अगर मैं 2 kg वाले पर न्यूटन लॉ लगाऊंगा तो इस पर एक ही फोर्स आएगा, 3 kg वाले पे लगा के निकालूंगा तो 2 फोर्स आएगा। देखो इस तरह से अगर ये 2 kg का ब्लॉक है इस पर एक नॉर्मल इधर आएगा और 3 kg का ब्लॉक है तो इस पर नॉर्मल इधर और एक 15 न्यूटन इधर। ये दोनों का फिगर डायग्राम बनाया। दो मेथड है इस नॉर्मल को निकालने के, या तो इस पर न्यूटन लॉ लगा लो या इस पर न्यूटन लॉ लगा लो। अब इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, कितना आया था 3 के बराबर, इसका भी एक्सेलरेशन 3 के बराबर है, दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा। अब यहां न्यूटन लॉ लगाएंगे तो एक सिंगल फोर्स लग रहा है, इसको कैलकुलेट करना आसान है। यहां न्यूटन लॉ लगाएंगे तो इस पर एक n और एक 15 न्यूटन, ये दो फोर्स लग रहे हैं ना, ये दो फोर्स हमारे पास इस पे एग्जर्ट हो रहे हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यूटन लॉ कैसे लगाएंगे, अब देखिए यहां सिंगल फोर्स लग रहा है तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, मास 2 kg एक्सेलरेशन 3, तो नॉर्मल इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 6, तो ये अपना आंसर हो गया ना 6 न्यूटन फोर्स आ गया। अब अगर यहां न्यूटन लॉ लगाते तो यहां कैसा आता, एक्सेलरेशन इधर है ना तो ये वाला फोर्स तो माइनस और ये वाला 15 प्लस होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी न्यूटन लॉ की, 15 माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 3 है और एक्सेलरेशन भी 3 है तो 3 इनटू 3, तो अब इससे n निकालोगे तो 6 आ गया आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी एक मेथड से नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब देखो यहाँ मास इनटू जी को हम कहते हैं, जी का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं एक्चुअल वेट। और एक्चुअल वेट को जैसे अगर मास किसी ऑब्जेक्ट का 50 केजी है तो अब उसका वेट कितना होगा, इसका वेट हमें निकालना है। अगर इसका मास 50 केजी है तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, तो देखिए इसका वेट कैसे निकालेंगे। अब इसका वेट हम ये भी लिख सकते हैं, इसका वेट जो है 50, मास की जगह तो 50 लिखा, और जी की वैल्यू क्या होती है, अभी ले लेते हैं, जी की वैल्यू 10 है, तो ये आंसर क्या आया, 500 आया। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, इसकी यूनिट होगी न्यूटन। अब लेकिन क्या होता है, वेट जो है एक तरह का फोर्स ही है, और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन वेट की जो है ना एक और यूनिट चलती है। इस ऑब्जेक्ट के वेट को हम ये भी लिख सकते हैं, इसका मास 50 है ना, तो हम बोल देते हैं इसका मास 50 है, तो हम ये बोल देते हैं इसका वेट भी 50 है, और वेट को ऐसे लिख देते हैं 50 kgf। और kgf का मतलब होता है किलोग्राम फोर्स यूनिट, मतलब वेट को मेजर करने की एक यूनिट तो है न्यूटन, दूसरी यूनिट है kgf, किलोग्राम फोर्स यूनिट। अब अगर किलोग्राम फोर्स यूनिट को मुझे वापस न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इस किलोग्राम यूनिट को, किलोग्राम फोर्स यूनिट को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो किलोग्राम फोर्स भी वेट को मेजर करने की एक यूनिट है, और न्यूटन तो है इसी वेट को मेजर करने की यूनिट। तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है मैं 500 न्यूटन भी लिख सकता हूं और 50 केजीएफ भी लिख सकता हूं, ये दोनों आंसर सेम है, क्योंकि केजीएफ को न्यूटन में बदलने के लिए जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको जी से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 500 न्यूटन आ जाएगा। आपने जनरली देखा होगा, जैसे मेरा वेट में वेइंग मशीन पे मेजर करता हूं तो 60 केजी आता है, तो 60 केजी एक्चुअल में मेरा मास है, लेकिन वेट भी मैं वही बोलता हूं, क्योंकि मैं ये बोलता हूं कि 60 किलोग्राम फोर्स मेरा वेट है, उसकी यूनिट 60 kgf है, ये इसका मतलब होता है। अगर उसको न्यूटन में मेजर करूं, मेरा वेट वेइंग मशीन अगर 60 केजी बता रही है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा वेट 600 न्यूटन है। केजी में तो 60 है, लेकिन न्यूटन में कितना है, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 600 न्यूटन होगा। क्लियर, तो ये वेट है एक्चुअल वेट। अब इस W को बोलते हैं अपरेंट वेट, W को बोलते हैं अपरेंट वेट, और ये नॉर्मल रिएक्शन के भी बराबर होता है। अपरेंट वेट का मतलब होता है मेरा एक्चुअल वेट इतना है, लेकिन अगर मैं वेइंग मशीन पर खड़ा हो जाऊं और वेट मेजर करूं तो हो सकता है वेइंग मशीन मेरा गलत वेट बताए या सही भी बताए। तो वेइंग मशीन जो भी रीडिंग पढ़ती है उसको हम अपरेंट वेट कहते हैं। तो वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है दैट इज कॉल्ड अपरेंट वेट, और वेइंग मशीन क्या रीड करती है, उस पर लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन को। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है, इसको समझाऊं अगर मैं, तो ये है, ये मान लो ये एक वेइंग मशीन है, ये एक प्लेटफॉर्म है वेइंग मशीन का, उस प्लेटफॉर्म पे ये वेइंग मशीन का एक प्लेटफॉर्म है, अब इस पर एन मास का ब्लॉक रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, जो इस ब्लॉक पर, ये वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन लगाती है ना, इस ब्लॉक पर ये वेइंग मशीन जो नॉर्मल रिएक्शन लगाती है वही वेइंग मशीन की रीडिंग होती है। वेइंग मशीन क्या चीज मेजर करती है, उस पर लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है। वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, वेइंग मशीन पर हमने ब्लॉक रखा, तो ब्लॉक इस वेइंग मशीन पर जो नॉर्मल रिएक्शन, दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे, तो ब्लॉक वेइंग मशीन पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा उसको वेइंग मशीन मेजर करती है। तो हम ये कहें कि वेइंग मशीन की रीडिंग किसके बराबर होती है, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, और इसी को हम अपरेंट वेट कहते हैं। ये तो एक्चुअल वेट है। अब जरूरी नहीं है हमेशा वेइंग मशीन एक्चुअल वेट ही बताए। अब जैसे यहां देखो, अगर यहां हम देखें इस ब्लॉक का फ्रीबॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऊपर लग रहा है, mg इस पर नीचे लग रहा है, और ये वेइंग मशीन कहीं चल तो रही नहीं है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो अब नॉर्मल किसके बराबर आएगा, mg के बराबर। तो और m इंटू जी ही एक्चुअल वेट है, तो मैं ये कहूंगा कि अभी इस ब्लॉक का जो वेट है
वो एक्चुअल वेट के बराबर है। इस ब्लॉक का वेट जो है एक्चुअल वेट के बराबर है। अब हम एक दूसरा केस कंसीडर करते हैं। दूसरा केस हम क्या लें, जैसे ये मान लेते हैं एक लिफ्ट है और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन से जा रही है और इसके यहाँ लिफ्ट में नीचे प्लेटफॉर्म है, वेइंग मशीन है, उसको डायग्राम में नहीं बना रहा, ऐसे ही समझ लो। ये एम मास का ब्लॉक है, इस पर वेइंग मशीन पर हमने एक एम मास का वेट रख दिया। अब हमें वेइंग मशीन की रीडिंग बतानी है, एपरेंट वेट बताना है क्या होगा। तो अगर हम देखें एपरेंट वेट इसका निकालूंगा तो एम मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो एम जी इधर लग रहा है, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, ये दो फोर्स लग रहे हैं ना। अब ये वेइंग मशीन ऊपर जा रही है एक एक्सेलरेशन से, तो देखो ये ब्लॉक इस वेइंग मशीन पर रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, ब्लॉक तो इस वेइंग मशीन के साथ साथ ऊपर जाएगा ना, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ये लिफ्ट के साथ साथ जा रहा है, जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वही इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में 0 है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, तो दोनों का एक्सेलरेशन बराबर है ना, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी लिफ्ट के एक्सेलरेशन के बराबर है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं ऊपर, तो इसका मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिफ्ट के एक्सेलरेशन a के बराबर है। अब यहां अगर मैं न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या बनेगी, F बराबर m में होती है न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन। अब F का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स, इस ब्लॉक पर ये दो फोर्स लग रहे हैं N और mg, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए माइनस करूंगा, और माइनस कैसे करूंगा, बड़े में से छोटा फोर्स माइनस करूंगा। बड़ा फोर्स कौन सा होगा, जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, भाई एक्सेलरेशन तो रिजल्टेंट फोर्स की तरफ होगा ना, तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जो फोर्स बड़ा है। तो यहाँ हमें पता है एक्सेलरेशन ऊपर है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो नॉर्मल बड़ा होना चाहिए mg से, तो अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालूंगा, नॉर्मल में से mg को माइनस करूंगा, इसके बाद इसको लिख दूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। अब नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आया, m इंटू जी प्लस ए, और ये नॉर्मल ही तो एपरेंट वेट कहलाता है। तो अगर हम एक वेइंग मशीन को लिफ्ट में रख दें और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन से जा रही हो, तो हम अपना वेट मेजर करेंगे ना, तो वो ज्यादा आएगा एक्चुअल वेट से, क्योंकि एक्चुअल वेट तो हर केस में कितना है, mg के बराबर, और यहाँ जो एपरेंट वेट आ रहा है वो एक्चुअल वेट से ज्यादा आ रहा है ना। तो जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा तो एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। या देखो इसको हम ऐसे समझते हैं, ये g प्लस a हो गया ना g की जगह, तो एक तरह से हम ये कहते हैं कि g की वैल्यू बदल गई, हम ये कह सकते हैं g की वैल्यू बदल गई, तो इस g प्लस a को हम बोलते हैं मास इनटू g की इफेक्टिव वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g, ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g है। अब इसको आप ऐसे समझो, पहला इफ लिफ्ट का एक्सेलरेशन a अपवर्ड हो, इफ लिफ्ट का एक्सेलरेशन a अपवर्ड हो, तो g की इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, g प्लस a के बराबर होती है। g की इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, g प्लस a होती है। दूसरा केस, सेकेंड केस हम ये देखें, इफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज इन डाउनवर्ड, देन g की इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, g माइनस a के बराबर। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो g की इफेक्टिव वैल्यू g प्लस a, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड है तो g की इफेक्टिव वैल्यू g माइनस a हो जाएगी। अब g की इफेक्टिव वैल्यू g माइनस a के बराबर हो गई, तो अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो अब नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, m इंटू जी की इफेक्टिव वैल्यू, तो ये आ जाएगा m इंटू जी माइनस a। तो हम यहाँ कह सकते हैं नॉर्मल एक्चुअल वेट से कम हो गया। तो अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है तो नॉर्मल कम होता है एक्चुअल वेट से। अब देखो हमें क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है लिफ्ट की वेलोसिटी अपवर्ड है,
लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद रिटार्डेशन। देखिए अब हमारा क्वेश्चन ये है, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद रिटार्डेशन। अब देखो अगर लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, रिटार्डेशन का मतलब क्या है, ये लिफ्ट है, इसकी वेलोसिटी ऊपर है। लेकिन रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज में रिटार्डेशन तब होता है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो। तो अगर वेलोसिटी अपवर्ड है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, मतलब मूविंग अपवर्ड का मतलब वेलोसिटी अपवर्ड है, और रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट है। तो यहाँ वेलोसिटी अपवर्ड है और एक्सेलरेशन नीचे है, और हमारे न्यूटन्स लॉ में वेलोसिटी का कोई रोल होता ही नहीं है, वेलोसिटी ऊपर हो या नीचे हमें तो एक्सेलरेशन देखना होता है। अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो g की इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, g माइनस है, तो अपरेंट वेट क्या होगा, g mg से कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में चाहे लिफ्ट ऊपर जा रही हो, लेकिन लिफ्ट का एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें लिफ्ट की वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं होता न्यूटन्स लॉ में, केवल हमें एक्सेलरेशन से मतलब होता है। तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, m into g माइनस a के बराबर। करने को ये इसका वेइंग मशीन का कंसेप्ट हो गया। अब देखो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने दो तरह के फोर्स इस चैप्टर में पढ़े, एक ग्रेविटेशन फोर्स जो mg के बराबर होता है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम n के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तीसरे तरह का फोर्स है टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी के अंदर जो टेंशन होता है वो भी एक फोर्स है, और उसको कैपिटल T के सिंबल से हम डिनोट करते हैं। टेंशन एक रस्सी में लगने वाला फोर्स है। अब इसके बारे में, टेंशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स, मतलब रस्सी में टेंशन बिना कांटेक्ट के नहीं आ सकता, ठीक है, रस्सी में जो टेंशन है कांटेक्ट फोर्स है। दूसरा पॉइंट, टेंशन कैसा फोर्स है, पुलिंग फोर्स है। अभी पिछला टॉपिक हमने जो नॉर्मल रिएक्शन का पढ़ा था, नॉर्मल रिएक्शन पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स होता है, बट रस्सी में टेंशन जो है पुलिंग फोर्स होता है। अब पुलिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, अगला पॉइंट ये है, जैसे यहां ये दो ब्लॉक हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं, ये यहां से यहां तक स्ट्रिंग है। अब मुझे इस स्ट्रिंग में, जनरली है ना, हमें क्वेश्चन में स्ट्रिंग का मास नहीं दे रखा होता है। इफ मास ऑफ स्ट्रिंग इज 0 और negligible, then tension in string at every point will be same। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रस्सी का अगर मास 0 हो, और जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन में इस स्ट्रिंग का मास 0 होगा, और क्वेश्चन में अगर स्ट्रिंग के मास के बारे में कुछ नहीं कहा जाए तो मान के चलना कि स्ट्रिंग का मास 0 है। अब यहाँ ही इसमें स्ट्रिंग का मास नहीं दे रखा, तो हम ये कहेंगे कि स्ट्रिंग का मास 0 है। तो अब ये पॉइंट मैंने लिखा है, अगर स्ट्रिंग का मास 0 हो तो स्ट्रिंग में यहाँ हर पॉइंट पर टेंशन सेम होता है, किसी भी पॉइंट पर निकालो, यहाँ टेंशन निकालो, यहाँ सब जगह टेंशन सेम होता है। वो हमने एज्यूम कर लिया T के बराबर है, इस रस्सी में जो टेंशन है वो हमने T के बराबर कंसीडर कर लिया,
ठीक है, जो टेंशन होता है स्ट्रिंग में वो हमेशा हर जगह सेम होता है। अब टेंशन लगता किधर है, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगता है। जैसे ये रस्सी है ना, इसके अलोंग टेंशन का डायरेक्शन होगा, तो टेंशन का डायरेक्शन होता है किधर है, अलोंग स्ट्रिंग होता है। तो लिखे इस पॉइंट को, डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अलोंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसके अलोंग होता है हमेशा टेंशन स्ट्रिंग के अंदर। अब देखो टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग होगा तो राइट में होगा या लेफ्ट में, राइट में होगा या लेफ्ट में, उसको समझना है हमें। तो अब देखो इस दोनों को फ्री बॉडी डायग्राम बना है, ए ब्लॉक बी ब्लॉक। अब ए से ऐसे रस्सी बन रही थी, बी से इधर की तरफ बन रही थी। अब मैंने आपको क्या कहा था, टेंशन कैसा फोर्स है, पुलिंग फोर्स। असल में रस्सी से बांधकर हम ये बी ब्लॉक तो ए को इधर खींच रहा है, ए और बी के बीच में स्ट्रिंग बन रही है ना, तो स्ट्रिंग दोनों पर इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाएगी, न्यूटन थर्ड लॉ से अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रिंग से बने हैं तो दोनों एक दूसरे को पुल करेंगे। तो पुल करने का मतलब देखो, यहां जो ए ब्लॉक से रस्सी बन रही है इसकी फ्री एंड इधर से हम खींचेंगे, स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, पुलिंग फोर्स है। अगर इसको इस रस्सी से बांधकर मुझे पुल करना है तो ऐसे खींचूंगा ना, तो इधर फोर्स लगाऊंगा, तो ए ब्लॉक पे टेंशन किधर होगा, इधर की तरफ, और इसी तरह से बी ब्लॉक पे टेंशन इधर की तरफ होगा। तो टेंशन किधर होता है, हमेशा अंदर की तरफ होता है, टेंशन किधर होगा, हमेशा इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। तो टेंशन हमेशा इनवर्ट डायरेक्शन में होता है। जबकि अगर हम नॉर्मल रिएक्शन देखें, अब यहां वाला नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, पुशिंग फोर्स है। अगर ए और बी पर मैं नॉर्मल रिएक्शन को देखूंगा तो पुशिंग का मतलब इस पर नॉर्मल इधर लगेगा, इस पर नॉर्मल इधर लगेगा। तो नॉर्मल किधर लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है हमेशा, और टेंशन इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो इनवर्ड का मतलब है ये दोनों एक दूसरे को अपने तरफ पुल कर रहे हैं, तो ये तो पुलिंग है और यह पुशिंग है। समझ में आ रहा है डायग्राम, पुशिंग में ये एरो बाहर की तरफ जाता है, दोनों से एक दूसरे से दूर की तरफ, कांटेक्ट सरफेस से अवे जाता है, और ये दोनों को पास लाने की कोशिश करता है। इन दोनों ब्लॉक के बीच में रस्सी बन रही है तो रस्सी का टेंशन इन दोनों को पास लाने की कोशिश करेगा और नॉर्मल दोनों को दूर ले जाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह इसका मतलब है, तो ये पुलिंग फोर्स है। अगर मैं ए पर न्यूटन लॉ लगाऊंगा तो टेंशन को इधर मानूंगा, बी पर न्यूटन लॉ लगाऊंगा तो टेंशन को इधर कंसीडर करूंगा। आगे मेरी बात समझ। और अगर ए और बी को मैं मिलाकर न्यूटन लॉ लगाऊं तो, अगर ए और बी को कंबाइंड सिस्टम मान लिया तो टेंशन को नहीं कंसीडर करूंगा, क्योंकि उस कंडीशन में टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाएगा। अगर मैं ए पर न्यूटन लॉ लगा रहा हूं तो टेंशन एक्सटर्नल फोर्स है, बी पर लगा रहा हूं तो भी टेंशन एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन अगर ए और बी पर मिलाकर न्यूटन लॉ लगा रहा हूं तो ये टेंशन तो ए बी पर लगा रहा था, बी ए पर लगा रहा था। जो रस्सी थी ए और बी के बीच बन रही थी, अगर ए और बी को सिस्टम मान लिया तो ये वाला टेंशन इंटरनल फोर्स है, ए बी पर लगा रहा है, बी उतना ही ए पर लगा रहा है। और न्यूटन लॉ में केवल एक्सटर्नल फोर्स आते हैं, इंटरनल फोर्सेस नहीं आते। तो ये टेंशन का मतलब है, टेंशन इस तरह से वर्क करेगा। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। अब इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक पर न्यूटन लॉ लगाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये ब्लॉक अगर रस्सी से बन रहा है, रस्सी से बांध दिया तो ये ब्लॉक किधर चलेगा। भाई देखो ये ब्लॉक mg फोर्स के कारण नीचे जाना चाहिए, लेकिन रस्सी की लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज फिक्स।
ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो। स्ट्रिंग जो होती है इनएक्सटेंसिबल होती है, इसकी लेंथ बढ़ नहीं सकती, इनएक्सटेंसिबल होती है। रस्सी की लेंथ क्या होती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। तो हम ये एक और रिजल्ट लिखे हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। अगर रबर होता तो रबर को खींचने में लेंथ बढ़ जाती है तो वो एक्सटेंसिबल होता है, लेकिन स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल होती है। अब देखो अगर ये ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा तो नीचे तो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो फिक्स है। नीचे तो तभी जा सकता है जब रस्सी टूट जाए, तो रस्सी टूटने के बाद नीचे जा सकता है। अब अगर यहाँ ये ब्लॉक यहाँ से हल्का सा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक हल्का सा ऊपर गया तो रस्सी क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी ना, ढीली पड़ जाएगी। और अगर स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है तो स्ट्रिंग में टेंशन इमीडिएटली जीरो हो जाता है। तो ये भी अगला पॉइंट लिखो, इफ स्ट्रिंग बिकम स्लैक देन टेंशन इज इक्वल टू जीरो। अगर स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है तो उसमें टेंशन जीरो है। अब अगर स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है तो टेंशन जीरो है। अब अगर स्ट्रिंग स्लैक हो गई तो स्ट्रिंग में टेंशन जीरो है, तो इसको ऊपर कौन सा फोर्स ले जाएगा, इस पर तो केवल mg लग रहा है, और mg लग रहा है तो इसका नीचे ही एक्सेलरेशन होगा g के बराबर। क्लियर? तो इसका मतलब अब ये बताओ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा किधर, ये ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर ये स्ट्रिंग से बना हुआ है तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में है तो इस पर न्यूटन लॉ लगाएं। ये स्ट्रिंग का मास वगैरह के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो जीरो मानूंगा। स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम होगा, कितना होगा मान लेता हूं T होगा, और वही मुझे निकालना है टेंशन। तो अब इस टेंशन को निकालने के लिए इस पे न्यूटन लॉ अप्लाई करें। तो देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, mg नीचे लग रहा है। अब टेंशन यहां क्या हो रहा है, ये रस्सी इस ब्लॉक और इस छत के बीच में बंधी हुई है ना, तो मैं इस ब्लॉक का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, छत का भी बना रहा हूं। और छत पर रस्सी टेंशन ऐसे लगाएगी, ब्लॉक पर ऐसे लगाएगी। टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स है ना, इस छत और इस ब्लॉक को पास लाने की कोशिश करेगी, ऐसा लगाएगा टेंशन। अब मैं अगर इस पर न्यूटन को लगा रहा हूं तो T ऊपर लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है। अब एक्सेलरेशन जीरो है तो इन दोनों फोर्स का सम जीरो होने के लिए T किसके इक्वल हो गया, mg के बराबर। ये इसका आंसर हो गया हमारा। थैंक यू फॉर हम टुडे, बाकी क्लास हम बाद में लेंगे।